हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट बात लेके आ गई हूँ। शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ यार आप लोग कमेंट करो। आप लोग कमेंट इतना कम क्यों कर रहे हो यार? आपके कमेंट को देखकर ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग कमेंट कम कर दोगे तो डीमोटिवेशन में चला जाऊँगा मैं और वीडियो बनाने का मन ही नहीं करेगा। यार मैं अभी ना इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी चल रही हूँ ना कि मैं बता ही नहीं सकती यार कि मुझे मौका नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने का। फिर भी मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। तो आप लोग थोड़ा-सा तो रहम दिखा ही सकते हो और कमेंट तो कर सकते हो ना यार। प्लीज़ कर दो कमेंट। आप लोग के कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं यार। अच्छा चलिए अब बकवास नहीं करेंगे, प्लीज़ करना आज के पार्ट में कमेंट, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो किसी पार्ट में हमने देखा कि हमारे वंशण की शादी भी हुई थी और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे वंशण की वेडिंग नाइट भी हुआ था। यहाँ पे लान वांगजी का बिल्कुल भी कोई भी इरादा नहीं था, मतलब विंग को वैसे मतलब वो टाइम देना चाहता था, मतलब बेसिकली कह सकते हो। क्योंकि एक तो है कि हाँ, वो इस ओमेगा से प्यार बहुत ज़्यादा करता है। अगर वो प्यार नहीं करता ना तो वो कभी भी उस ओमेगा के लिए इतना खिंचाव महसूस नहीं करता और ना ही उसे शादी करता। क्योंकि लान वांगजी जिसको पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड लैंड किंगडम का वो क्राउन प्रिंस को जानते हैं कि उसके सामने कोई ओमेगा आकर टिक नहीं सकता है। आई मीन उसके सामने खड़े होने का हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि लान वांगजी पसंद करता ही नहीं है कि कोई ओमेगा उसके क्लोज भी आने की कोशिश करे। ऐसा नहीं है कि लान वांगजी के अंदर कोई भी घमंड हो कि वो एक क्राउन प्रिंस है तो उसके सामने वो मतलब किसी को आने नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में वो एक क्राउन प्रिंस है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे ओमेगास मतलब सेक्ट के, जैसे हर एक सेक्ट से हर कोई चाहता है कि वो अपने घर के जो ओमेगा बेटियां है या फिर बेटा हो उनकी शादी वो क्राउन प्रिंस से करवाए। तो बेसिकली लान वांगजी इसीलिए ये चीज़ पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो लोग ये शादी करवाना चाहते थे अपने फ़ायदे के लिए और ये चीज़ लान वांगजी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन लान वांगजी विंग से शादी अपने दिल से किया था। उन्हें पता था कि ओमेगा बहुत छोटा ज़रूर है, पर वो उस ओमेगा से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खिंचाव रखने लगा था, जैसे कि वो इसे बहुत पहले से जानता हो। उसे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता था कि ये ओमेगा सच में सिर्फ उसका ही हो। उसे ये फ़ील होता था। उसे शुरुआत में जब ये फ़ील हुआ था तब उसे ये बहुत ज़्यादा अजीब लगा था, क्योंकि वो अकेला रहता था। अकेला एक ऐसा ज़िंदगी जीता था जहाँ पे उसके अलावा और उसकी ज़िम्मेदारी के अलावा कुछ नहीं था। तो ये फीलिंग्स उसके लिए बहुत ज़्यादा नए थे, लेकिन कहीं न कहीं ये फीलिंग्स उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और कब ये फीलिंग्स प्यार में बदल गया, कब वो इस ओमेगा से प्यार करने लग गया, उसे खुद नहीं पता था। और उसे जब ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो उससे प्यार करता है, तो उसने अपने आप को रोका नहीं था। उसने शादी कर ही लिया। वेल, शादी तो उसने कर लिया था, लेकिन हाँ उसने सोच लिया था कि वो विंग को पूरा टाइम देगा, क्योंकि विंग अभी बहुत छोटा है। लान वांगजी अभी 22 साल का है और विंग 16 साल का। लान वांगजी विंग से पूरे 7 साल बड़ा है। वो इसीलिए ही विंग को टाइम देना चाहता था कि विंग जब एकदम मैच्योर होगा, मतलब 18 साल का ऐसा, तब वो सब कर सकते हैं। तब तक के लिए वांगजी विंग को पूरा टाइम देना चाहता था। विंग की पढ़ाई वो सारी चीज़ें वो करवाना चाहता था। लेकिन उसे नहीं लगा था कि जब वो विंग के पास जाएगा विंग इतना बोल्ड एक्ट करेगा। मतलब उसे लगा ही नहीं था, उल्टा उसे लग रहा था कि विंग उससे डरेगा और उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। और यही मतलब नॉर्मल था, क्योंकि उस टाइम में सभी ओमेगास को डर लगता है। फर्स्ट टाइम का मतलब जो सिचुएशन होता है, हर एक ओमेगा के लिए एक डर जैसा होता है कि उन्हें पेन होगा, उन्हें दर्द होगा, वो ये नहीं करना चाहते हैं, टाइम चाहते हैं। तो बेसिकली वांगजी यही सोच के मतलब उस वेडिंग चैम्बर में गया था। लेकिन उसके बाद की सारी चीज़ें जो हुआ ना, वो वांगजी के सिर के ऊपर से चला गया। मतलब उसे समझ ही नहीं आया कि विंग ऐसे मतलब इतना बोल्ड एक्ट कैसे कर सकता है। और जिस तरह से वो मतलब वांगजी के साथ ऐसे टची बिहेव कर रहा था जैसे कि वो एक्सपर्ट हो, ये सारी चीज़ें वो जानता हो। उसे ये सारी चीज़ें किसने सिखाया हो? वो इतना छोटा होकर ये सारी चीज़ें कैसे जान सकता है? हाँ, शादी से पहले मतलब वो था ना, मैरिज बुक्स, ये सारी चीज़ें दिया जाता है, लेकिन उसमें भी एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन वांगजी देख पाया था कि विंग किस तरह से सारी चीज़ें इतना एक्सपीरियंसली कर रहा था। और ऊपर से उसकी फेरोमोन्स जो बहुत ज़्यादा ही ना, मतलब वांगजी की बॉडी में इतना ज़्यादा गर्माहट फील करवा रहा था कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। पहली बार उसे लगा कि उसकी सारी मेडिटेशन, सारी जो धैर्य था ना, वो टूट गया था, सारी धैर्य टूट गया था। और वो वही करने लगा जो ठीक विंग करना चाहता था। एंड वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो खुद के अल्फ़ा को भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। इसका अल्फ़ा उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गया था विंग के वही फेरोमोन्स से, विंग की वो सेडक्टिव फेरोमोन्स और विंग की वो सारी मतलब उसकी बॉडी, वो सारी चीज़ें देखकर लान वांगजी अपने ऊपर अब कंट्रोल नहीं कर पाया। और उसके साथ मतलब विंग के साथ उसने सब कुछ कर लिया था, सब कुछ। उसने विंग के साथ लव मेकिंग किया, वो भी 7 राउंड। हाँ, 7 राउंड करने के बाद ही लान वांगजी विंग के ऊपर ही कोलैप्स होकर मतलब सो गया था। अब यहाँ से पूरे नेक्स्ट डे दिखते हैं। नेक्स्ट डे जहाँ पे विंग अपनी आंखों को धीरे से ओपन करता है। सुबह हो चुका था। सूरज की किरणें वो भी महल के अंदर आ रहा था खिड़की से, जहाँ पे वो सूरज की किरणें डायरेक्ट विंग के चेहरे पर गिर रहा था। विंग जो अपनी आंखों को धीरे से मतलब मलता है और वो
पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि उसके ऊपर ना बहुत हैवी सा चीज़ ना गिरा हुआ हो, जिस वजह से ना विंग ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। वो धीरे से अपनी आंखों को पूरी तरीके से खोलता है। खोलने के बाद वो पहले सीलिंग की तरफ देखता है, उसके बाद उसकी आंखें धीरे से नीचे मतलब अपने ऊपर हुई उस भारी सी चीज़ के ऊपर जाता है। एंड जब उसकी नज़र वहाँ पे जाता ना, वो एकदम फ्रोज हो गया था। उसके ऊपर कोई लेटा हुआ है। विंग थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया और उसके बाद उसके दिमाग में आया, उसकी तो शादी हो गई थी राजकुमार लान वांगजी से। हाँ, ये याद आती ही ना वो तुरंत ही अपने ऊपर उस बॉडी को देखता है। उस बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी नहीं। उस पर्सन का मतलब वो शोल्डर दिख रहा था, उसका उसका बैक दिख रहा था। विंग ये देखने के बाद ना वो तुरंत ही अपनी तरफ देखता है। एंड जब वो अपनी तरफ देखा, उसका पूरा फेस ना टमाटर जैसा लाल हो गया। वो पूरा नेकेड था, उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही लान वांगजी के। विंग ना सच में उसकी पूरी बॉडी ना लाल पड़ गई थी। उसे याद आता है कि उसने उसने कल क्या किया था। ये याद आते ही ना विंग ना सच में कहीं पे ना खुद को छुपा लेना चाहता था। वो कल ऐसा कैसे कर सकता था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसने कल किस तरह से राजकुमार लान वांगजी को सिड्यूस किया था, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। वो सारी चीज़ें याद करके ही ना विंग का पूरा फेस एकदम लाल पड़ गया था। वो शर्म से ना एकदम अपनी अपने आंखों को ही झुका लिया था। वो कल कर क्या रहा था, उसने कैसे किया ये सारी चीज़ें, विंग को समझ नहीं आ रहा था। और साथ ही साथ उसे इतना ज़्यादा शर्म फील हो रहा था ना, इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग। और ऊपर से लान वांगजी उसके ऊपर था और वो भी पूरा नेकेड। विंग फील कर सकता था कि विंग वांगजी का बॉडी उसके साथ कनेक्टेड है। हाँ, उसे फील हो रहा था। उसे अपनी लोअर एब्डोमेन पे वांगजी का वो लोअर पार्ट उसे फील हो रहा था। और ये फील होते ही ना विंग सच में उसका पूरा फेस एकदम लाल हो गया था, पूरी तरीके से लाल। और वो धीरे से अपने चेहरे को लान वांगजी के चेहरे की तरफ घुमाता है। वो लान वांगजी के चेहरे को देख सकता था। लान वांगजी का चेहरा विंग के नेक पे था, जहाँ पे विंग ने अपने नेक को हटा दिया था थोड़ा सा, और वो लान वांगजी की तरफ देखने लगा था। लान वांगजी जो अभी भी विंग के मतलब ऊपर ही सो रहा था। लान वांगजी का जो ब्रीथ था वो विंग अपने चेहरे पर फील कर सकता था, अपने नेक पर वो फील कर सकता था। वो बस लान वांगजी को देखने लगा था। उसके दोनों हाथ ही लान वांगजी के मतलब बालों पे और उसके शोल्डर पे थे, जहाँ पे लान वांगजी का फेस बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सूरज की रोशनी लान वांगजी के चेहरे पर भी पड़ रहा था। एंड लान वांगजी का चेहरा वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग नोटिस करता है कि लान वांगजी का जो फॉरहेड रिबन था वो ऑलरेडी ओपन हो गया था। एंड वो लान वांगजी के बालों से नीचे गिर गया था, जहाँ पे लान वांगजी का वो फॉरहेड रिबन विंग अपने हाथ में लेता है और वो उसे देखने लगा था। एंड उसे देखते हुए ही ना उसके फेस पे ना एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी, जहाँ पे वो लान वांगजी की तरफ भी देखता है। लान वांगजी के हेड पे अपना हाथ रखता है, मतलब उसके बालों पे हाथ रखता है और वो उसे सहलाने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा शाय भी फील हो रहा था और कहीं ना कहीं उसे मतलब अच्छा भी लग रहा था, उसे बुरा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ लान वांगजी के फेस को देखने लगा था, उसके फेस में स्माइल था। लेकिन अब ना लान वांगजी का ये हैवी सा बॉडी विंग को ना अब मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था अभी, जहाँ पे विंग जो लान वांगजी की तरफ देखता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वो ना मतलब ज़्यादा देर तक लान वांगजी को झेल नहीं पाएगा। लान वांगजी का वो बॉडी ऑफकोर्स पूरी रात तक लान वांगजी उसके ऊपर था, अब उसके बॉडी में थोड़ा बहुत पेन कर भी रहा था, इसीलिए वो लान वांगजी को उठाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग लान वांगजी के फेस को पकड़ता है अब और उसके गालों को टच करता है और वो धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, राजकुमार उठिए, आप मेरे ऊपर हैं राजकुमार। ये कहकर वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार लान वांगजी जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब कोई भी मूवमेंट वो कर ही नहीं रहा था और ना ही वो उठ रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे उठाए। वो बहुत बार राजकुमार को मतलब बुलाता है, राजकुमार के वो इतना ज़्यादा क्लोज था, वो बहुत आसानी से सुन सकता था। लेकिन राजकुमार जैसे कि घोड़े बेच कर सो रहे हैं, मतलब विंग को लग रहा था कि वो घोड़े बेच कर सो रहे हैं, वो उठ क्यों नहीं रहे। ऊपर से उसे अपने एब्डोमेन पे मतलब अपने बेली के अंदर कुछ तो ऐसा फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। वो इसीलिए ही राजकुमार को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजकुमार जो उठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो उसे अब शोल्डर से पकड़ते हुए हिलाने की कोशिश करता है। वो उसे हिलाते हुए कहता है, राजकुमार उठिए। ये कहकर वो उसे बार बार उठाने लगा। इस बार थोड़ा सा ज़ोर से ही उसे शेक किया था। एंड जब विंग ने ज़ोर से शेक किया तब जाके राजकुमार ने थोड़ा बहुत मूवमेंट किया। उसने मतलब अपनी आंखों को ओपन नहीं किया था, उसने और भी ज़्यादा मतलब अपने दोनों हाथों को विंग के कमर पे रैप कर लिया और उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। एंड जब राजकुमार ने विंग को अपनी तरफ खींचा, विंग के मुंह से थोड़ी सी आह निकल गई थी, क्योंकि ऑफकोर्स लान वांगजी विंग के साथ कनेक्टेड था। तो विंग को अब थोड़ा सा लान वांगजी का बॉडी मतलब लोअर बॉडी अपने अंदर थोड़ा सा डीप महसूस हुआ, जहाँ पे जो विंग अपनी आवाज़ों को कंट्रोल कर वो लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी जो फिर से घोड़े बेचकर सो रहे थे। विंग ना समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे राजकुमार को उठाए। वो बहुत मुश्किल से अपनी जो आवाज़ें थी उसे कंट्रोल करता है, क्योंकि लान वांगजी का वो लोअर पार्ट विंग के अंदर
टिकलिश फील करा रहा था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुदगुदी जैसा फील हो रहा था। लेकिन हाँ, अजीब सी बात थी कि विंग को पेन नहीं हो रहा था। मतलब वो सब एक्टिविटी करने से विंग को पता है कि विंग को दर्द होना था, मतलब उसकी बॉडी में पेन रहना था। लेकिन अजीब सी बात थी कि उसकी बॉडी में पेन था ही नहीं। हाँ, उसे अपने लोअर जो एरिया था वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं। उसकी बॉडी पे जो वो देख सकता था, उसकी बॉडी पे मार्क्स थे, वो सारे मार्क्स से उसे पेन होना चाहिए था। इनफैक्ट विंग को तो यही पता है, लेकिन उसे पेन भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और ऊपर से वांग जी का वो पार्ट विंग के अंदर था, तो विंग को अभी तो पेन होना चाहिए था। ऑफकोर्स वो अपनी पास्ट लाइफ में पोर्नोग्राफिक बुक्स उसने पढ़ा था एंड उसमें वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था एंड उसी के अकॉर्डिंग विंग के बॉडी पे पेन होना चाहिए था। लेकिन विंग को कोई पेन हो ही नहीं रहा था। विंग कंफ्यूज भी था, लेकिन उससे ज़्यादा उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो राजकुमार को उठाए कैसे। वो कैसे राजकुमार को उठाए? उल्टा राजकुमार ने तो विंग को बहुत टाइटली हक करके रखा था, उसे अपनी मतलब कमर से पकड़ लिया था। विंग जो राजकुमार के मतलब गालों को पकड़ता है दोनों हाथों से, और वो उसे मतलब धीरे से टैप करते हुए कहता है, राजकुमार उठिए, बहुत बहुत सुबह हो चुकी है, अब हमें उठना होगा, राजकुमार उठिए। ये कहकर वो उसे हिलाने लगा, उसके चेहरे पर मतलब उसके गालों पे टैप करने लगा, उसके शोल्डर को हिलाने लगा। लेकिन राजकुमार लान वांग से उठ क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे तो थकने की बारी उसकी थी, मतलब उसे अपने बॉडी पे पेन होना चाहिए, उसे रेस्ट करना चाहिए, उसे थकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो रहा था उल्टा। उल्टा राजकुमार लान वांगजी जो घोड़े बेच कर सो रहे थे, और इतना मतलब उसका फेस, मतलब लान वांगजी का फेस ऐसा लग रहा था कि लान वांगजी को दर्द हो रहा है, विंग को नहीं। लेकिन यहाँ पे विंग को दर्द होना चाहिए था। विंग के दिमाग में बस यही चल रहा था, और वो राजकुमार के फेस को देखने लगा था। विंग अब समझ नहीं पा रहा था कि वो अब राजकुमार लान वांगजी को उठाए कैसे। वो मतलब कुछ देर तक ना ऐसे ही लान वांगजी की बाहों में ही रहता है, मतलब अपने सिर को मतलब लान वांगजी के जो चेस्ट था ना वहीं पे रख देता है। वो कुछ देर तक ना हक करे रहता है। उसके बाद वो अपना जो फेस था वो ऊपर उठाता है और वो लान वांगजी के फेस को देखता है। वो समझ चुका था कि लान वांगजी ऐसे नहीं उठने वाला था। वो पता नहीं उसके माइंड में क्या चला, वो लान वांगजी के शोल्डर की तरफ देखता है। उसका जो शोल्डर था वो पूरी तरीके से ऑफकोर्स निकेट था, वहाँ पे कोई रूप था ही नहीं। तो विंग ना धीरे से लान वांगजी के शोल्डर की तरफ अपने मुंह को लाया और फिर दोबारा मतलब लान वांगजी की तरफ देखा। उसके मुंह में ना एक नॉटी सा स्माइल आ गया, और वो एक नॉटी सी स्माइल करते हुए ना लान वांगजी के शोल्डर की तरफ देखता है। लान वांगजी के शोल्डर जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे मार्क थे, बहुत सारे लव बाइट्स थे। तो वो ना उस सारे बाइट को देख रहा था। उसकी मतलब लान वांगजी की ऑलमोस्ट सभी जो जगह पे है ना ऐसे एक बाइट मार्क थे एंड विंग के खरोचने के भी निशान थे। ऑफकोर्स विंग समझ गया था कि ये उसकी ही निशान थे जो उसने दिया है अपने हाथों से, अपने मुंह से। ये सोचकर ही ना उसका पूरा फेस फिर से लाल हो गया था, लेकिन उसके फेस पे एक नॉटी सा स्माइल भी था। वो धीरे से लान वांगजी के शोल्डर के करीब आता है और वो अपने पूरे दांत को निकालकर लान वांगजी के शोल्डर पर एकदम अपने टीथ को गड़ा देता है। एंड जब विंग ने ऐसा किया, लान वांगजी की आंखें पूरी तरीके से ओपन हो गया, और साथ ही साथ लान वांगजी ने अपने मुंह से दर्द का आवाज़ निकाला था। हाँ, वो उतना ज़ोर से तो नहीं था, लेकिन वो निकला ज़रूर था, मतलब दर्द की आवाज़ ज़रूर निकला था। एंड लान वांगजी जो पूरी तरीके से अपने आंखों को ओपन कर चुका था, उसकी नज़र डायरेक्ट अपने शोल्डर की तरफ जाता है। एंड वहाँ पे ऑफकोर्स विंग था, मतलब विंग ने अपने दांतों को अभी भी गड़ाया हुआ था और वो वांगजी की तरफ देखने लगा था। वांगजी उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर वो अपनी आंखों को मलते हुए कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है जहाँ पे विंग जो अपना तीर लान वांगजी के शोल्डर से बाहर निकालता है, और फिर वो उसकी तरफ देखता है, वो भी अपनी इनोसेंट वाली आई से और अपने मुंह पे थोड़ा सा पाउट करते हुए वो लान वांगजी की तरफ देखने लगा। लान वांगजी जो विंग की पाउडर लिप्स को देखकर ना उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो विंग की तरफ देखने लगा। ये ओमेगा कितना इनोसेंट दिख रहा है, लेकिन कल रात को वो यही ओमेगा इतना ज़्यादा बोल्ड था, इतना ज़्यादा मतलब डोमिनेट ओमेगा की तरह बिहेव कर रहा था। वांगजी को जब ये याद आया ना कि कल रात को किस तरह से विंग ने वांगजी के साथ वो सारी चीज़ें मतलब बोल्डली एक्ट करना, वांगजी को सिड्यूस करना, ये सारी चीज़ें याद आते ना, वांगजी तुरंत ही ना विंग की तरफ घूर के देखने लगा था। वो उसके पूरे फेस को ना स्कैन करने लगा था। उसका फेस अब एकदम इनोसेंट ओमेगा की तरह लग रहा था, क्यूट सा ओमेगा एकदम बनी की तरह लग रहा था। लेकिन कल रात को तो ये छोटी शेरनी बन गई थी। हाँ, छोटी शेरनी बन गई थी और वांगजी के ऊपर झपट पड़ा था। लेकिन अब तो ये क्यूट एक रैबिट की तरह लग रहा था, वो भी सॉफ्ट मिल्की वाइट जो स्किन था, वो गाले मतलब जो लाल गुलाबी गाल जो एकदम रेड पड़ा हुआ था, उसकी लिप्स जो बहुत ही ज़्यादा जूसी और साथ ही साथ गुलाबी रंग का था, और उस लिप्स के नीचे मोल, और उसकी टीथ जो बहुत ज़्यादा ही ना टेम्पटिंग लग रहा था, एकदम रैबिट की तरह, एकदम क्यूट सी रैबिट की तरह फेस लग रहा था। लेकिन कल रात को वो शेरनी की तरह बन गया था। वांगजी बस विंग के फेस को घूरे जा रहा था। यही इनोसेंट फेस कल नहीं था, कल डेविल था। हाँ, वांगजी के दिमाग में यही चल रहा था। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और फिर विंग के कमर को पकड़कर एकदम अपनी और ज़्यादा करीब खींच लेता है। एंड जब वांगजी ने विंग को खींचा तो विंग के मुंह से एक मौन निकल गया, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी विंग के साथ कनेक्टेड था एंड ये वांगजी को पता नहीं था, मतलब वांगजी ये भूल ही गया था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग की तरफ देखता है, और जहाँ पे विंग जो अपने मुँह पे हाथ रख लिया था और वो वांगजी की तरफ देखने लगा, वांगजी जो उसकी तरफ घूर के देखता है और फिर
वो कुछ रियलाइज़ करके धीरे से अपनी आँखों को नीचे करता है एंड जब उसने नीचे किया, वांग जी की आँखें थोड़ी देर के लिए बड़ी हो गई थी और वो तुरंत ही विंग की तरफ देखता है। विंग ने अपनी आँखों को बंद कर लिया था और साथ ही साथ अपने मुँह को टाइटली दबा लिया था। जहाँ पे वांग जी ये रियलाइज़ करती ही ना, वो तुरंत ही विंग को एकदम बेड पे लिटा दिया और वो विंग के ऊपर आ गया एंड वो विंग को दिखने लगा। जहाँ पे विंग जो वांग जी की ऐसे सडन एक्शन थे ना, अपनी आँखों को खोल लिया और वो विंग की तरफ वांग जी की तरफ देखने लगा। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके बाद वो धीरे से विंग से अलग हो गया और फिर वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने अपनी आँखों को टाइटली बंद कर लिया था क्योंकि जब वांग जी विंग से अलग हो रहा था, विंग के अपने स्टमक में वही वही मतलब गुदगुदी जैसा फील हो रहा था और साथ ही साथ कुछ अजीब सा फील हो रहा था उसे अपने स्टमक में। पर ये क्या था, विंग को समझ नहीं आया। विंग जो अपनी आवाज़ों को कंट्रोल करता है, जहाँ पे जो लान वांग जी था, लान वांग जी विंग की तरफ देखने लगा, विंग के फेस को, कि विंग किस तरह से अपनी आंखों को बंद करके रखा था और अपने मुंह को दबाए हुए। जहाँ पे लान वांग जी विंग के उस हाथ को, मतलब विंग के मुंह से उस हाथ को हटाता है और फिर वो विंग के चेहरे को देखने लगा था। विंग भी अपनी आंखों को खोल लिया था और वो ब्लिंक करते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा था, वांग जी की वही गोल्डन आइज़ में। जहाँ पे वांग जी विंग की वो सिल्वर आइज़ को देख रहा था। कल रात तक विंग का सिल्वर आइज़ थोड़ा अलग था, लेकिन अब उसका सिल्वर आइज़ एकदम नॉर्मल जैसा, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लान वांग जी विंग की वो खूबसूरत आइज़, उस खूबसूरत आइज़ में जैसे खो जाना चाहता था। जहाँ पे यही सोचकर हमारा वांग जी विंग की तरफ देखकर धीरे से विंग की तरफ झुकता है और वो विंग की आंखों में देखते हुए विंग के जो लिप्स था उसे कैप्चर करता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था। विंग की वही खूबसूरत फेस को देखकर, वही टेम्पटेड लिप्स को देखकर वो तुरंत ही विंग को किस कर लिया था एंड वो विंग के लिप्स को सक करने लगा था। जहाँ पे विंग थोड़ी देर के लिए तो मतलब शॉक हुआ था, लेकिन वो भी इस किस को रिस्पॉन्स करता है। अपने दोनों हाथ को वांग जी के जो निक था उस पर एकदम रैप कर लिया और वो भी इस किस को रिस्पॉन्स करने लगा था। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो राजकुमार लान वांग जी की उस मतलब माउथ को फील करने लगा, उसके लिप्स को फील करने लगा था। कुछ देर तक लान वांग जी विंग को किस करता है, उसके बाद वो उससे अलग होता है। अलग होते ही वो विंग की तरफ देखता है, उसके बाद वो विंग के फॉरहेड पर एक प्यारा सा किस करता है। उसके बाद वो उसके फेस को देखता है। विंग का फेस ग्लो कर रहा था, विंग शर्मा भी रहा था। वो शर्माते हुए अपने जो चेहरा था वो दूसरी तरफ कर लिया था। उसे बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। पहले तो लान वांग जी विंग के सामने पूरा नेकेड था और दूसरा वो खुद भी नेकेड था। विंग को बहुत ज़्यादा शाई भी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लिया था। उसका वो लाल फेस लान वांग जी साफ देख सकता था। ये देख लान वांग जी के फेस में भी एक स्माइल आ जाता है और उन्हें भी थोड़ा बहुत शर्म भी आ रहा था। हालांकि उन लोगों ने रात में वो सब किया था, लेकिन अभी सुबह के वक्त में उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ऑकवर्ड भी लग रहा था। वेल, लान वांग जी जो विंग की तरफ देखता है एंड उनकी नज़र विंग के बॉडी पे जाता है, विंग के नेक में, विंग के चेस्ट में भी बहुत सारे लव बाइट्स थे, बहुत सारे निशान थे जो वांग जी ने खुद ही किया था। एंड वांग जी ये सोचकर ना, वांग जी की ईयर एकदम लाल पड़ गया था, वो भी एकदम टमाटर से भी ज़्यादा लाल। जहाँ पे विंग महसूस कर सकता था कि लान वांग जी की आइज़ विंग के बॉडी पर ही है एंड विंग इसे और भी ज़्यादा लालम लाल हो जाता है और वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए अपने दोनों हाथ को अपनी बॉडी पर रैप कर लिया था और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था, क्योंकि वो देखना भी नहीं चाहता था लान वांग जी को, इतना ज़्यादा उसे शर्म आ रहा था। ये देखकर लान वांग जी जो स्माइल करते हैं और वो धीरे से विंग के कानों में कहता है, ढककर कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें देखा है। ये कहकर लान वांग जी थोड़ा सा दूर हट के विंग के जो मतलब फेशियल एक्सप्रेशन था ना उसे देखने लगा था। वो विंग ये सुनकर ही ना डायरेक्ट लान वांग जी की तरफ देखता है। लान वांग जी जो ऑलरेडी उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था, विंग अपने फेस को ना अपने हाथों से ही ढक लिया था और वो अपने ब्लशिंग फेस को बस छुपाई जा रहा था। ये देखकर हमारा वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर वो विंग के उस हाथ को, मतलब उन दोनों हाथ को विंग के चेहरे से हटाता है और वो विंग के फॉरहेड पर दोबारा किस करता है। उसके बाद उसके बॉडी पे वो चादर को पूरी तरीके से रैप कर देता है। विंग भी अपने ऊपर उस चादर को पूरी तरीके से रैप कर लिया था। विंग शर्माने की वजह से मतलब लान वांग जी की तरफ दोबारा देख ही नहीं पाता है। जहाँ पे लान वांग जी उसे ढकने के बाद वो अपने रोब को देखता है जो साइड में ही गिरा हुआ था, वो उसे अपने ऊपर डाल लेता है, मतलब अपने रोब को थोड़ा सा पहन लेता है और फिर वो खड़ा होता है। लान वांग जी को पता नहीं क्यों अपने बॉडी में इतना कमज़ोरी फील क्यों हो रहा था। मतलब हाँ, कल रात की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हार्ड था, लेकिन वांग जी इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि वो ये हार्ड जो सेशन था वो इतना झेल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उठता है। वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, क्योंकि एक ही पोजीशन में वो लेटा हुआ था, इसीलिए वो अपने आप को स्ट्रेच करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपने आप को उस चादर से ढका हुआ था वो भी लान वांग जी को देखने लगा था। यहाँ पे लान वांग जी ने अपने इनर रोब को पहना था और साथ ही साथ अपने ट्राउज़र को। जहाँ पे वो विंग की तरफ देखता है, विंग जो लान वांग जी को ही देखे जा रहा था। लान वांग जी जो ये देखकर स्माइल करता है, उसके बाद वो धीरे से विंग के पास आता है। विंग जो बस देखने लगा था लान वांग जी को, जहाँ पे लान वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लिया था। ये देखकर विंग शॉक हो गया और वो उसकी तरफ देखने लगा। वो उसे टाइटली पकड़ लिया था ताकि वो गिरे ना। जहाँ पे वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, राजकुमार ये आप क्या करें। जहाँ पे लान वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता, अभी हमें नहा कर फ्रेश होना होगा, अभी हमें बाहर भी जाना है। ये कहकर वो उसे लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। ये सुनकर विंग कहता है, राजकुमार मैं खुद कर लूँगा, आप पहले नहाइए। जहाँ पे लान वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके बाद वो कहता है, हम दोनों साथ ही नहाएंगे। ये कहकर वो उसे लेकर बिल्कुल वॉशरूम के अंदर
अंदर चला गया था एंड वॉशरूम में आकर उसे बाथटब में बिठा दिया, जहाँ पे लान वांगजी विंग को फ्रेश होने में हेल्प करता है। विंग बस अपनी ब्लशिंग फेस को बस शांत कर रहा था, जहाँ पे लान वांगजी विंग को फ्रेश करने के बाद विंग को लेकर बाहर आता है। विंग को वो ड्रेस पहनने में भी मदद करता है। यहाँ पे लान वांगजी भी फ्रेश हो गया था एंड लान वांगजी भी पूरी तरीके से ड्रेसअप करता है। वो दोनों तैयार होते हैं, तैयार होकर वो लोग बाहर आते हैं, बाहर अपने कमरे से बाहर आते हैं, जहाँ पे बाहर आते ही गार्ड्स जो दोनों को बो करते हैं। यहाँ पे एक गार्ड लान वांगजी के सामने आकर बो करते हुए कहता है, क्राउन प्रिंस आपको महाराज ने बुलाया है। ये कहकर जो गार्ड था वो पीछे हट गया, जहाँ पे लान वांगजी नोट करता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी जो नोट करते हुए लान वांगजी के साथ चलने लगा था। यहाँ पे लान वांगजी और विंग अपने महल से जिंगशी महल से बाहर निकलकर वो लोग पहले राजमहल की तरफ जाते हैं। राजमहल आते ही वहाँ पे ऑलरेडी किंग लैन चिंगेनचुन अपना सभा कंप्लीट कर चुके थे, मतलब ये मॉर्निंग खत्म हो गया था और अभी दोपहर हो रहा था। यहाँ पे जो मॉर्निंग कोर्ट था, मॉर्निंग कोर्ट लान वांगजी अटेंड नहीं कर पाया था और ये ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, न्यू कपल्स एक दिन तो छूट मिलना ही चाहिए था। लान वांगजी और विंग वो राजमहल की तरफ आते हैं। राजमहल के दरबार में वो लोग पहुंचते हैं। दरबार ऑलरेडी खाली हो गया था। यहाँ पे सब लोग ना ऑलमोस्ट चले ही गए थे, सिवाय सिर्फ जियांग्स रुक गए थे। यहाँ पे जियांग्स मतलब विंग से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो लोग वहीं पे रुक गए थे। यहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी विंग को लेकर दरबार पे आया था। दरबार पे ऑलरेडी लैन चिंगेनचुन और साथ ही साथ मैडम यू और जंग फेंगमियान थे। यहाँ पे जो यानली था, यानली और जियांग चैंग भी था, वो दोनों भी वहीं पे खड़े हुए थे, जहाँ पे विंग को देखकर ही ना जियांग यानली और जो जियांग चैंग था वो दोनों ही उसके पास चले गए थे। जहाँ पे जो मतलब जियांग यानली था वो विंग से कहता है, आशियन तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे आशियन सिर्फ ब्लश करते हुए अपने सिर को सिर्फ नोट करता है। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अपने फादर के सामने वो करता है और साथ ही साथ वहाँ पे जंग फेंगमियान और जियांग मैडम यू को भी वो करते हैं। जहाँ पे मैडम यू अपने बेटे आशियन की तरफ देखता है और वो उसके पास आते हैं और उसे हक करते हैं। जहाँ पे जो विंग था, विंग भी अपने माँ को हक करता है। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू विंग के जो फॉरहेड था उसे किस करते हुए कहता है, आशियन अब हम दोनों को जाना पड़ेगा अपने कबीले में। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। ये सुनकर जो विंग था, विंग कहता है, माँ अब अभी जाएंगी। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कहते हैं, हाँ अभी हमें जाना होगा, बहुत दिनों से हम लोग यहाँ पे हैं, तकरीबन 1 हफ्ते से, तो वहाँ पे अभी हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमारी ज़रूरत है। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी बाबा अभी एक सिख लीडर हैं, तो उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी तो लेना है ना। ये कहकर वो मैडम यू विंग की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, अभी हम दोनों को जाना पड़ेगा और जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था। ये कहकर वो विंग को दोबारा हक करते हैं और वो उसे कहते हैं, यहाँ पे ठीक से रहना, ठीक है। ये कहकर वो कुछ देर तक उसे हक करे रहते हैं। विंग भी अपनी माँ को टाइटली हक करे रहता है। उसकी माँ चली जाएगी, अभी वो अपनी माँ के साथ और थोड़ा टाइम रहना चाहता था, लेकिन वो समझ सकता था कि उसकी माँ को और उसके बाबा को जाना पड़ेगा। जहाँ पे ये सोचकर विंग अपनी माँ को हक करता है। उसकी आंखों में थोड़ा सा आंसू था। वो अपने फादर की तरफ देखता है और वो अपने फादर के पास जाके भी अपने फादर को हक करते हैं। जहाँ पे फेंगमियान भी अपने बेटे को हक करते हैं। कुछ देर तक अपने बेटे को हक करने के बाद वो अपने बेटे से अलग होते हुए कहता है, आशियन यहाँ पे ध्यान से रहना, ठीक है, और राजकुमार लान वांगजी के साथ रहना। ये कहकर फेंगमियान स्माइल करते हैं एंड उनकी आंखों में भी आंसू थे कि उनका बेटा अब शादी कर चुका है, वो अब उसके ससुराल में है। जहाँ पे जो फेंगमियान था, फेंगमियान यही सोचते हैं और फिर वो अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं और उसे लेकर लान वांगजी के पास जाते हैं। जहाँ पे लान वांगजी वहीं पे खड़ा हुआ था। जहाँ पे जो फेंगमियान थे, फेंगमियान लान वांगजी के हाथ को लेकर वो विंग के हाथ को उसके हाथ में देते हुए कहता है, मेरे बेटे को मैंने तुम्हारे हाथों सौंपा है, तो मेरे बेटे को हमेशा प्रोटेक्ट करना, हर कोई मुसीबत से उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना, और मुझे वादा करो कि कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ोगे, किसी भी हालत में नहीं, उसके साथ हमेशा रहोगे। ये कहकर जो फेंगमियान था, फेंगमियान वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी जो विंग के हाथ को पकड़ लिया था, वो उसके हाथ को मजबूती से एकदम प्रोटेक्टिवली पकड़ते हुए मतलब फेंगमियान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करूँगा और साथ ही साथ विंग का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो फेंगमियान को बो करते हैं। जहाँ पे फेंगमियान नोट करते हैं और फिर वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर स्माइल आ गया था और वो अपने वाइफ मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू भी देख रही थी उन दोनों को। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू आती है और वो दोबारा विंग को हक करता है। विंग भी अपने माँ को हक करता है। यहाँ पे वो लोग कुछ देर तक वहीं पे बात करते हैं एंड देन अब उन लोगों का जाने का टाइम हो गया था। जहाँ पे जो विंग था, जो वांगजी था, वांगजी वो दोनों मतलब मैडम यू और फेंगमियान को मतलब विदा करते हैं। यहाँ पे यानली और जो जंग चेंग थे वो दोनों ही यहाँ पे थे, क्योंकि ऑफकोर्स उनका पढ़ाई था, वो पढ़ाई छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैडम यू और फेंगमियान ही चले जाते हैं। जहाँ पे मैडम यू और फेंगमियान जाने के बाद ना विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और वो मतलब साइलेंटली रोने लगा था। जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी विंग को हाथ को पकड़ता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग अगर तुम चाहो तो तुम अपने माँ से और अपने बाबा से मिलने जियांग कबीला जा सकते हो। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। ये सुनकर जो विंग था, विंग लान वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है, राजकुमार क्या मैं जा सकता हूँ? जहाँ पे राजकुमार लान वांगजी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ ज़रूर तुम जा सकते हो, तुम जब चाहो तुम तब जा सकते हो। ये सुनकर जो विंग था, विंग स्माइल करता है और वो अपने सिर को नोट करता है। जहाँ पे लान वांगजी भी स्माइल करता है। यहाँ पे जो यानली था, यानली और जंग चेंग वो दोनों थोड़ा दूर खड़े थे एंड दोनों को बस देख रहे थे। जहाँ पे जो यानली था, यानली अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, वो दोनों सच में
एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना आचिंग? ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे आचिंग यानी कि जंग चैंग भी अपने सिर को नोट करते हुए एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ वो दोनों सच में एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर ना जो जंग मतलब यानली था वो तुरंत अपने भाई की तरफ देखने लगी थी, आचिंग की तरफ। आचिंग जो कभी भी अपने मुंह तेरा करे बिना वो सच एक्सेप्ट नहीं करता था, वो आज तुरंत ही ये सच एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और वैसे भी जब भी लान वांगजी का बातें उन तीनों में मतलब होती थी, तभी जो जंग चैंग था वो सिर्फ अपने आइस रोल करता था, मुंह तेरा करता था, लेकिन आज वो स्माइल करते हुए उन दोनों को देख रहा था। यानली जो सच में कुछ समझ नहीं पा रही थी उनका भाई का बिहेवियर, और वैसे भी वो अभी तक ये नहीं पता कर पाई थी कि उनका भाई 2 दिन से कहाँ था। वो पूछ के थक गई थी, लेकिन आचिंग ने कुछ भी नहीं बताया था उसे, बस इतना बताया था कि वो काम से बाहर गया था, बट क्या ये नहीं बताया। हाँ, यानली कुछ समझ नहीं पा रही थी। वेल यानली जो मतलब विंग एंड वांगजी की तरफ देखते हैं, वो दोनों जो एक दूसरे में ही लगे हुए थे, मतलब वांगजी विंग से बात कर रहा था और विंग भी वो भी बात कर रहा था, लेकिन शर्माते हुए। यहाँ पे ये देखने के बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहते थे। वो लोग भी अपने मतलब जो क्लासेस थी वो लेने के लिए चले गए थे। अभी दोपहर का वक्त था, वो लोग ने मतलब लंच कर लिया था। ऐना भी वो दोबारा क्लासेस के लिए चले गए थे। विंग आज के लिए मतलब छुट्टी ले लिया था, मतलब उसे आज कोई भी क्लासेस लेना नहीं पड़ेगा, वो आज रेस्ट कर सकता था। यहाँ पे जो विंग था, विंग जो कुछ देर तक वांगजी के साथ ही रहता है, उसके बाद वांगजी को अपनी मतलब किंगडम के ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स वो अपने ड्यूटी को नहीं छोड़ सकता था, वो उसे करना ही होगा। वांगजी को जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसे जाना पड़ेगा, इसलिए वो विंग से कहता है कि वो अभी महल जाके आराम करे। एंड ये सुनकर विंग ने नोट कर दिया था, और विंग भी तुरंत महल की तरफ चला गया था, जहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी राजमहल के अंदर चला गया था। वहाँ पे उसे कुछ किंगडम के इशू को लेकर मतलब अपने जो फादर था उनसे बात करना था, और साथ ही साथ वांगजी के दिमाग में एक और बात भी चल रहा था। वेल जहाँ पे हम लोग अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो महल में आ गया था, महल में आने के बाद वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। आज उसका छुट्टी भी है, आज कोई ऐसी क्लास भी नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आज वो बोर भी हो रहा था। वो मतलब पहले अपने कमरे पर मतलब अपनी और राजकुमार की जो कमरा था वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी जो मेट्स थी ना, वो सारी चीज़ें ना एकदम ठीक कर दिया था, एकदम पूरी तरीके से रूम को ठीक कर दिया था। जहाँ पे विंग बेड पर बैठता है, कुछ देर तक वो बेड पर बैठकर सोचता है कि वो क्या करेगा, लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं कुछ करने का। विंग कुछ देर सोचने के बाद वो सोचता है कि वो तलवार प्रैक्टिस करेगा। यही सोचकर वो अपनी तलवार को लेता है, और फिर वहाँ से जिंगशी महल से बाहर निकलकर वहीं पर जो गार्डन था वहीं पे आ गया था। वो लान वांगजी का पर्सनल गार्डन था, एंड उस गार्डन में आकर विंग अपने तलवार को अपने मायन से अलग करते हुए वो वहीं पे प्रैक्टिस करने लगा। दूसरी तरफ हम लोग लान वांगजी की तरफ देखते हैं। लान वांगजी जो अपने पिता के पास जा रहा था, वो भी अपने पिता के स्टडी रूम में, वहाँ पर वो पिता के स्टडी रूम के सामने आके खड़ा हो गया था। वो वहीं से देखता है कि मतलब लैन चिंगेजुन के रूम में, स्टडी रूम में 2 और पर्सन थे जो वहीं पे मतलब खड़े होकर बात कर रहे थे लैन चिंगेजुन के साथ। और वांगजी जो बाहर ही खड़ा था, वो इंतज़ार कर रहा था उनकी बातें ख़त्म होने का, जहाँ पे वांगजी देख सकता था उनके पिता के चेहरे पर शिकन, टेंशन भरी वो नज़र, जहाँ पे लान वांगजी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो वहीं पे खड़ा रहता है कुछ देर तक। मतलब वो लोग लैन चिंगेजुन के साथ बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों मतलब वो जो दोनों लोग लान चिंगेजुन के साथ बात करने के लिए आए थे, वो उनसे बोल कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। एंड वो बाहर निकलने के बाद ही जो राजकुमार लान वांगजी था वो अंदर आता है। एंड राजकुमार लान वांगजी जो अपने पिता के सामने आके वो करते हैं। यहाँ पे जो लैन चिंगेजुन थे, लैन चिंगेजुन ने अपने सिर को नोट कर दिया था, और वो अपने सामने जो एक पेपर था उसे देखने लगा था, वो भी अपने चेहरे में शिकन लेकर। जहाँ पे लान वांगजी जो कुछ देर तक शांत था, उसके बाद वो अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है, पिताजी क्या हुआ है? वो दोनों कौन थे? जहाँ पे जो लैन चिंगेजुन थे, लैन चिंगेजुन अपने बेटी की तरफ देखते हैं, और फिर वो अपने सामने उस पेपर को देखते हुए कहता है, वांगजी एक प्रॉब्लम हो गई है। ये कहकर वो मतलब अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, और वो कहता है, तुम्हें पता तो है ना कि दफन माउंटेन का जो जगह है वहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल लोग रहते हैं, मतलब जो नॉन कल्टिवेटर्स। ये सुनकर वांगजी जो थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो गया था, और फिर वो अपने मतलब फादर की तरफ देखने लगा, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं, दफन माउंटेन के आसपास जितने भी लोग थे, मतलब जो गांव के लोग थे, वो लोग आधे से ज़्यादा उनकी मौत हो चुकी है, और ये मुझे अब पता चल रहा है। अभी 2 हफ्ता हो चुका है, एंड 2 हफ्ते बाद मुझे मेरे गुप्तचरों से पता चला है कि दफन वैली के आसपास जितने भी लोग जाते हैं, वो लोग बिना सांस के सांस ना लेने के कारण उनकी मौत हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल में वहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर वो लोग मर क्यों रहे हैं, वहाँ पे है क्या। मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया कि उस दफन रैली के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा विस्फोटक था, मतलब कुछ ऐसा विस्फोट हुआ था वहाँ पे, जिस वजह से वहाँ से और भी ज़्यादा एनर्जी फ्लो होने लगा है। और पता है अब मेरे गुप्तचरों ने क्या कहा? उसने कहा कि अब वहाँ से कुछ तो निकल आया है, मतलब कुछ लोगों ने कुछ देखा है जो बाहर निकल के आया है। एंड बाहर निकल के आने के बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया। एंड उसके बाद से ही दफन रैली के उस माउंटेन में कुछ अजीब सा ही होने लगा था। एंड वहाँ पे जो लोग भी जा रहे हैं वो लोग वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब उनका मतलब हड्डी तक नहीं मिल रहा है।
पता नहीं अचानक ये हुआ क्या वहाँ पे कि अब वहाँ पे इंसान मिल ही नहीं रहे हैं। एक जीता जागता इंसान वहाँ से ही गायब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है शिवांग जी, मुझे लगता है हमें इसको लेकर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, जहाँ पे ये कहकर वो अपने बेटी की तरफ देखते हैं और वो अपने बेटी की तरफ देखकर ना मतलब कन्फ्यूज़ हो गए थे। उनका बेटा एकदम वहीं पे फ्रोज़ हो गया था, वहीं पे शॉकिंगली बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मतलब लैन चिंगी जुन की तरफ देख रहा था। लैन चिंगी जुन जो कन्फ्यूज़ थे वो अपने बेटी की तरफ देखते हुए कहते हैं वांग जी, वांग जी, वांग जी। एंड तब जाके वही मतलब वांग जी अपने होश में आता है और वो कहते हैं हाँ हाँ पिताजी बोलिए। जहाँ पे जो चिंगी जुन थे वो कहता है तुमने सुना मैंने क्या कहा। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी कहते हाँ हाँ मैंने सुना, ठीक है मैं जाऊँगा, मैं जाके चेक करूँगा वहाँ पे। ये सुनकर जो मतलब लैन चिंगी जुन वो सिर को नोट करते हैं और वो कहता है और हाँ अपने साथ बहुत सारे गार्ड लेके जाना और सेफ़ रहना, और वहाँ पे कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना, इन्फॉर्म करना मुझे, ठीक है। ये कहकर जो लैन चिंगी जुन थे वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जो मतलब वांग जी था, वांग जी नोट करता है और वो करता है और वो चुपचाप ना बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गया। और वो वहाँ से बाहर निकल कर ना मतलब चलने लगा, वो भी जल्दी जल्दी चलने लगा। उसके कानों में बस यही गूंज रहा था कुछ तो बाहर आया है, कुछ तो बाहर आया है। यही सोचकर उसकी पूरी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मतलब जल्दी जल्दी करके ना महल से बाहर निकल गया और वो बाहर निकलते ही ना सामने ही जो शुएंग था, शुएंग कर रहा था मतलब शुएंग भी अंदर आ रहा था राजकुमार लान वांग जी के पास। जहाँ पे राजकुमार लान वांग जी को देखकर ना शुएंग राजकुमार लान वांग जी के पास जाते हैं और वो कहता है राजकुमार मैं आप ही से मिलने के लिए आ रहा था, वो असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जहाँ पे लान वांग जी जो बिल्कुल भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो सीधा सीधा चलने लगा था। जहाँ पे जो शुएंग था, शुएंग मतलब कन्फ्यूजिंगली राजकुमार लान वांग जी की तरफ देख रहा था और राजकुमार लान वांग जी जो अभी अपने सही होश में नहीं था, उसके दिमाग में यही चल रहा था कुछ बाहर आया है, उस जगह से कुछ बाहर आया है। कुछ देर तक वो ऐसे ही चलते रहा, जहाँ पे शुएंग उसके पीछे पीछे जाने लगा था। वो बार बार बुलाते रहा मतलब बुला रहा था राजकुमार लान वांग जी से, बोल रहा था राजकुमार राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं, रुकिए आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। जहाँ पे जो राजकुमार लान वांग जी था, राजकुमार लान वांग जी अपने महल से उल्टा डायरेक्शन में जा रहा था। ये देखकर ही शुएंग बार बार उसे बुला रहा था, जहाँ पे लान वांग जी अपने होश में नहीं था। जहाँ पे शुएंग दौड़ के मतलब राजकुमार लान वांग जी के पास आते हैं और वो उसके सामने एकदम खड़ा हो जाता है। तब जाके राजकुमार लान वांग जी शुएंग की तरफ देखते हैं, जहाँ पे शुएंग राजकुमार लान वांग जी से कहते हैं राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, वो तो स्टडी महल था, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। ये सुनकर ना जो वांग जी था, वांग जी अपने होश में आता है और वो कहता है शुएंग। ये कहकर वो शुएंग की तरफ देखता है, शुएंग भी कन्फ्यूजिंगली राजकुमार लान वांग जी की तरफ देखते हैं। जहाँ पे राजकुमार लान वांग जी कहता है मुझे लगता है बैकहिल से वो बाहर आ गया है। ये सुनकर ही शुएंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो राजकुमार लान वांग जी की तरफ देखता है। सीन यहीं पे कट हो गया था। दूसरी तरफ हमें एक अंधेरा जगह दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जगह से सिर्फ थोड़ी सी रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में एक पर्सन आके खड़ा होता है और वो उस रोशनी की तरफ देखते हुए कहता है वक्त आ गया है बदला लेने का, अब मैं बदला लूँगा सबसे। ये कहकर वो पर्सन बाहर देखता है। सीन यहीं पे कट हो गया था। दूसरी तरफ हमें एक और सीन दिखाया जाता है, दो लाल आंखें जो बहुत ज़्यादा ही लाल था, एकदम खून की तरह वो एक स्मिक कर रहा था और उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा ही डार्क थी, बहुत ज़्यादा डार्क रेड। सीन यहीं पे कट होता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट यहीं पे रखते हैं। तो गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, एंड अब आपको क्या लगता है कि उस दफन रैली से निकला तो निकला क्या था और अब आगे क्या हो सकता है। आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस आप लोग कमेंट बहुत कम करो यार, कमेंट करो, नहीं तो यार डीमोटिवेट फील होगा। आई नो यार मैंने 2 दिन गैप दिया, बट यार मेरा तो भी एक रीज़न था, लेकिन इसकी वजह से आप लोग अपना कमेंट पे इतना ज़्यादा कम मत करो यार, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता है। प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी कमेंट करना, भर भर के करना, ओके। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाने वाली हूँ एंड नेक्स्ट पार्ट में तो और भी ज़्यादा धमाल होने वाला है। तो अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।